डियर स्टूडेंट्स, हमने प्लीज़ पिछली क्लास में जो है प्रोज के चैप्टर्स लगभग हमने सब सारे कंप्लीट कर लिए थे। हम जो है 7 चैप्टर भी हमारा इंटरव्यू हो चुका था। मीन्स इंटरव्यू जो 7 चैप्टर है उसको भी हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा चूँकि लंबी क्लास हो रही थी इसलिए हमको वहीं पर रोकना पड़ा। और अब हम जो लास्ट क्लास थी, लास्ट लेसन था आपका, मतलब आखिरी जो 8वां चैप्टर था आपका प्रोज में गोइंग प्लेसेस, उसको अच्छे से नहीं डिस्कस कर पाए थे। तो आज उसको अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरह से, राइट। तो गोइंग प्लेसेस दरअसल जो है ये पाठ का नाम है, ये शीर्षक है पाठ का। फोकसेस ऑन सोफी या टीनेज गर्ल। ये किस पर फोकस करता है? एक टीनेज गर्ल पर फोकस करता, फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। हम थोड़ा सा फास्ट में रहेंगे क्योंकि पिछली क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो ताकि रिवीजन करने में कोई आपको असुविधा ना हो, ठीक है, ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट रखते हैं, ठीक। फैमिली हु ड्रीम्स ऑफ, ये जो लड़की है एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, और हु ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सपना देखती है, एंड सक्सेस, स्वतंत्रता का, मतलब वो एक स्वतंत्र जीवन जीने का सपना देखती है, वो सफलता का सपना देखती है थ्रू ड्राइविंग, कि वो क्या करेगी, ड्राइविंग करेगी, मतलब ड्राइविंग का सपना देखते हुए, विच इज़ इम्पॉसिबल ड्यू टू हर फिजिकल डिसेबिलिटी, और चूँकि उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उसका सपना क्या है, संभव नहीं है। सोफी फैंटिसाइजिंग अबाउट मीटिंग डैनी, जो सोफी है वो क्या करती है, सोफी फैंटिसाइजेस अबाउट मीटिंग डैनी, वो सपना देखती है डैनी से मिलने का। अ लोकल स्पोर्ट्स हीरो, जो कि एक लोकल स्पोर्ट हीरो है, एंड इमेजिन्स हर लाइफ फिल्ड विद द ग्लैमर, वो कल्पना करती है कि उसका जो जीवन होगा वो बिल्कुल तड़क भड़क से भरा हुआ होगा, एक्साइटमेंट से भरा होगा। हाउएवर हर ड्रीम्स क्लैश, जबकि उसके जो सपने हैं वो क्लैश करते हैं, मतलब जो है वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है विद हार्श रियलिटीज़, अर्थात उसके सपने बिल्कुल उसके वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि वास्तविकता में वो बहुत ही वो सामर्थ्य नहीं है, उसके परिवार उसका अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी बैकग्राउंड जो है उतनी एडवांस नहीं है कि इस तरीके से उसको आगे बढ़ने देगी। हर फैमिली लिमिटेड मीन्स, उसके परिवार के जो संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, राइट। हर ओन हैंडीकैप्स, और दूसरी तरफ उसकी अपनी हैंडीकैप जो है कंडीशन। सी एक्सपीरियंसेस मोमेंट्स ऑफ होप, वो उस समय क्या करती है, अनुभव करती है आशा का, फॉलोड बाय डिसइल्यूजनमेंट। दरअसल ये आशा कैसे है, ये उसकी डिसइल्यूजनमेंट की वजह से है, ठीक है। वो उसकी अपनी एक मानसिक उपज है, ठीक है, कल्पना की। व्हेन डैनी फेल्स टू मीट, डैनी क्या करता है जब असफल हो जाता है मिलने से, जब वो नहीं मिलता है डैनी, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ लॉनलीनेस, वो अकेलापन महसूस करने लगता है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से। द स्टोरी पेनफुली पोर्ट्रेस एडोलसेंट एस्पिरेंट्स, ये कहानी जो एडोलसेंट एस्पिरेंट्स हैं, एडोलसेंट मतलब जो किशोरावस्था के एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस से मतलब किशोरावस्था में जो लोग क्या करते हैं, सपने देखते हैं, डिज़ायर्स रखते हैं, उनके बारे में सराउंडेड बाई सोशल, और वो प्रभावित होते हैं सामाजिक और आर्थिक कंस्ट्रेंट्स, मतलब किशोरावस्था में जो सपने होते हैं एक्चुअली दे आर ड्रिवन बाई इमोशंस, राइट, रादर देन रेशनल इंस्टिंक्ट। वो तार्किक नहीं होते हैं, वो भावना के से प्रभावित ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो पूरे नहीं इसलिए हो पाते हैं क्योंकि आर्थिक और जो सामाजिक स्थिति होती है वो उन ख्यालों के हिसाब से नहीं होती, वो प्रैक्टिकल में अलग ही होती है, राइट। इट रिफ्लेक्ट्स थीम्स ऑफ एस्पिरेशन, ये एस्पिरेशन फ्रस्ट्रेशन मतलब आकांक्षा और कुंठा को रिफ्लेक्ट करती है, एंड द गैप बिटवीन फैंटेसी, और इधर दिखाती है क्या, फैंटेसी को। फैंटेसी मतलब जो कल्पना का जीवन है उसके बारे में, रियलिटी, कल्पना और रियलिटी के जीवन को दिखाती है। शोइंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय यूथ,
दरअसल इन मार्जिनलाइज्ड सिचुएशंस, ऐसे सपने जो यूथ देखते हैं उसके बारे में, ठीक है, जहाँ पर उनकी कंडीशन, आर्थिक स्थिति उस तरीके की ठीक नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द गोइंग प्लेसेस? गोइंग प्लेसेस में मेन कैरेक्टर कौन है? सोफी। सोफी अ फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो कि हैंडीकैप्ड है, टीनेज गर्ल है, वही इस चैप्टर की क्या है, मेन है। व्हाट इज सोफीज ड्रीम? वो सब उसका सपना क्या है? टू गेन इंडिपेंडेंस बाय लर्निंग टू ड्राइव, है ना, ड्राइविंग सीख करके वह इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। हर फिजिकल डिसेबिलिटी प्रिवेंट्स हर फ्रॉम डूइंग सो। वाई कांट सोफी ड्राइव? वो ड्राइव क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसे अलाउ नहीं करती है। हु इज़ डैनी? डैनी कौन है? अ लोकल स्पोर्ट्स हीरो। सोफी एडमायर्स एंड फैंटेसाइजेस अबाउट, ये लोकल स्पोर्ट का हीरो है, ठीक है, उसी के बारे में वो सपना देखती है कि वह उसे कहीं ना कहीं डेट कर रहा है उसके साथ। राइट। व्हाट हैपेंस व्हेन सोफी वेट्स टू मीट डैनी? क्या होता है जब सोफी क्या करता है? सोफी वेट्स टू मीट डैनी, डैनी की मुलाकात करने के लिए सोफी क्या है, इंतज़ार करती है। ही डजंट शो अप, डिसअपॉइंटिंग हर, है ना, ही डजंट शो अप, वो वहाँ पर शो अप नहीं करता है, डिसअपॉइंटिंग हर, और इससे क्या है, वो निराश हो जाती है। व्हाट थीम डज द स्टोरी एक्सप्लोर? ये कहानी क्या एक्सप्लोर करती है? एस्पिरेशंस एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ यूथ फेसिंग लिमिटेशंस। ये कहानी बताती है कि जो युवाओं के की इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, जिनके ना पूरे होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, कुंठित होते हैं। हाउ डज सोफी कोप विथ हर डिसअपॉइंटमेंट? वो किस प्रकार से अपने डिसअपॉइंटमेंट को कोप कर पाती है, संभाल पाती है। सी डे ड्रीम्स एंड इमेजिन्स एन आइडियलाइज्ड फ्यूचर। वो दरअसल दिवा स्वप्न देखती है कि उसे उसका भविष्य कैसा होगा, बिल्कुल आइडियलाइज्ड होगा, जैसा उसने सोच रखा है वैसा ही होगा। व्हाट इकोनॉमिक बैकग्राउंड डज सोफी कम फ्रॉम? वो किस बैकग्राउंड से आती है? लोअर मिडिल क्लास फैमिली विद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, है ना, जिसमें आर्थिक तंगी है। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे? कहानी ये कौन सा मैसेज देती है? दैट स्टोरी कैन बी हार्शली curtailed बाय रियलिटी एंड डिसेबिलिटी। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे? कहानी बताती है कि जो द ड्रीम्स कैन बी हार्शली curtailed, जो सपने हमारे होते हैं वो हमें निर्ममता से क्या करते हैं, करटेल कर सकते हैं। बाय रियलिटी मतलब वास्तविकता में वो हमारे सपने करटेल्ड हो जाते हैं, राइट, वो लघु हो जाते हैं। हमारे सपने बहुत होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते हैं। व्हाट इज़ द स्टोरी स्टोन? टोन क्या है इस कहानी की? अ मिक्स ऑफ होपफुलनेस, सैडनेस एंड रियलिज्म। हमें देखने को मिलता है, आशा देखने को मिलती है, फिर निराशा और फिर रियलिज्म, वास्तविकता को भी हम इसमें देखते हैं। व्हाट डिड सोफी ड्रीम अबाउट फॉर हर फ्यूचर? अपने फ्यूचर के बारे में कैसा सपना देखती है सोफी? ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग अ बुटीक, वो बुटीक खोलने का सपना देखती है। बिकमिंग एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस बनना चाहती है। और अ फैशन डिज़ाइनर, और फिर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। सी वांटेड समथिंग एक्साइटिंग, वो ऐसा कुछ करना चाहती है जो कि एक्साइटिंग हो, एंड ग्लैमरस, और शानदार हो, नॉट जस्ट ऑर्डनरी शॉप वर्क, वो कोई ऐरा गैरा जो है दुकान नहीं खोलना चाहती है। व्हाट वाज झांसी एटीट्यूड टुवर्ड्स सोफी ड्रीम? झांसी का दृष्टिकोण क्या था सोफी के सपने के बारे में? झांसी कौन है? उसकी फ्रेंड है। झांसी वाज ए रियलिस्टिक, राइट, वो थोड़ा सा वास्तविकतावादी थी, वो बहुत ही ख्याली पुलाव में नहीं रहने वाली लड़की थी। एंड डिस्करेज सोफीज ड्रीम्स बिकॉज दे नीडेड मनी। अब वो क्या करती है, सोफी के सपनों को भी डिस्करेज करती है कि तुम ऐसे सपने मत देखो क्योंकि ये सपने तुम्हारे पूरे होने वाले नहीं है। बिकॉज दे नीडेड मनी, क्योंकि इस तुम जैसे सपने देख रहे हो उन सपनों में पैसा लगेगा और उनको उनमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, और ये सब हम लोगों के बस की बात नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, सो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। सी न्यू, वो जानती थी बोथ गर्ल्स वर लाइकली टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, क्योंकि उसे पता था कि दोनों की किस्मत में क्या लिखा है कि घर के बाकी सदस्यों की तरह घर को चलाने के लिए
स्कूलिंग करने के बाद, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन दोनों को बिस्कुट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा, तो फालतू में ऐसे सपने देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वाई डिड सोफी रिगल वेन, सोफी रिगल क्यों करती है वेन जियोफ टोल्ड हर फादर अबाउट डैनी कैसी, जब डैनी कैसी के बारे में उसके भाई जियोफ ने अपने पिता से बताया कि ये जो सोफी है वो कह रही है कि उसकी मुलाकात हुई है किससे, डैनी कैसी से, और वो आगे बहुत जल्द फिर से मिलने वाली है। तो उसके पिताजी का उसका जब रिएक्शन रहा है ना लड़की के प्रति, तो फिर वहाँ पर लड़की जो है रिगल क्यों करती है, रिगल क्यों करती है लड़की, सोफी रिगल बिकॉज सी न्यू, सोफी रिगल करती है क्योंकि वो जानती थी, क्योंकि वह जानती थी हर फादर वुड बी एंग्री, कि उसके पिताजी क्या है, नाराज हो जाएंगे, एंड नॉट बिलीव हर, और उसकी कहानी में विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। सी वाज स्कैर्ड ऑफ हिज रिएक्शन एंड फेल्ट असेम्ड, उसे पता था कि पिताजी का रिएक्शन कैसा रहेगा, है ना, इसीलिए वो क्या है छटपटा जाती है। मतलब जब उसका उसका भाई उसके पिता को उसके बारे में बता देता है तो वहाँ पर वो रिगल करती, छटपटा जाती है कि अब क्या होगा, ये तो उसके भाई ने उसके पिताजी को भी बता दिया, राइट। डिड जियोफ बिलीव सोफीज स्टोरी, क्या जियोफ ने उस सोफी की कहानी को मान लिया था अबाउट मीटिंग डैनी कैसी, डैनी कैसी से मिलने की जो उसकी कहानी थी, क्या उसके बारे में, तो नो, नहीं माना था। जियोफ डिड नॉट बिलीव सोफी, सोफी को के बारे में जियोफ ने नहीं बिलीव किया। ही लुक्ड सरप्राइज्ड, वो तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया था। एंड सेड, वो कहने लगा, ही कुड नॉट बी, ही कुडंट बिलीव इट, उसने साफ साफ कह दिया कि वह उस बात पर विश्वास नहीं कर सकता है, जो वो कहानी बता रही है उस पर उसको बिल्कुल यकीन नहीं है। ही आस्क्ड हर, वो उसने उससे पूछा, व्हाट डैनी लुक्स लाइक, ये बताओ, यदि तुम उससे इसके बारे में बड़े बड़े बातें करती हो, दावे करती हो कि तुम उससे मिल चुकी हो, मिलने वाली हो, राइट, तो बताओ वो कैसा दिखता है, क्या आप उसको फेस टू मिली हो, यदि मिली हो तो आप उसका हुलिया बताइए। शोइंग हिज डाउट, क्योंकि ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी, उसे पता था कि वो किसी से मिली नहीं है, ठीक है, तो यह उसका डाउट यहाँ पर दिखाता है। डिड सोफीज फादर बिलीव हर स्टोरी, क्या उसके पिता ने उसकी कहानी में भी विश्वास किया अबाउट डैनी कैसी के बारे में, नो, उन्होंने भी नहीं विश्वास किया। सोफीज फादर डिड नॉट बिलीव हर, उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। ही लुक्ड एट हर, उन्होंने तो उसकी तरफ डिस्डेन में देखा, मतलब नफ़रत की नज़र से देखा। एंड इग्नोर्ड हर, उन्होंने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं है। थिंकिंग इट वाज जस्ट अनदर वाइल्ड स्टोरी, उन्हें पता था कि बकवास कहानी है, मनगढ़ंत। हाउ डिड सोफी इंक्लूड जॉफ इन हर फैंटेसीज, सोफी ने अपनी मनगढ़ंत कहानियों में जियोफ को कैसे इंक्लूड कर लिया। सोफी सेड हर सीक्रेट, दरअसल वो ज़्यादातर अपने जो सीक्रेट थे वो बताती थी किसको, जियोफ को, अपने भाई को। एंड इमेजिन्ड हिम टेकिंग हर ऑन एडवेंचर, वो भी कल्पना कर लेती थी कि उसके साथ में उसका भाई है। ही शी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ हिज अनोन वर्ल्ड, वह जो है उसके अनोन वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती थी। एंड राइड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे बैठ करके राइड करना चाहती थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री डिड डैनी कैसी विल प्ले, और किस देश के लिए खेलता था, डैनी कैसी प्लेड फॉर आयरलैंड, आयरलैंड के लिए। ही वॉज अ फेमस इन फुटबॉलर होम सोफी एडमायर्ड, वो एक फेमस फुटबॉलर था और उसको सोफी ने क्या किया, एडमायर किया। पेंटिसाइज्ड अबाउट मीटिंग, और उसके बारे में उसने फैंटेसी भी देखी, मतलब एक प्रकार से कल्पना कर ली कि हाँ उससे वो मिल चुकी है। वाई डिडंट सोफी वांट जानसी टू नो अबाउट डैनी कैसी, सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जानसी भी जान पावे उसकी वो डैनी कैसी से मिली है। दरअसल सोफी डिडंट वांट जानसी, वो नहीं इसलिए चाहती थी कि वो जान पावे उसकी मित्र, बिकॉज जानसी वुड स्प्रेड, क्योंकि जानसी क्या करेगी, स्प्रेड कर देगी, फैला देगी द न्यूज़, उस कहानी को, इन द नेबरहुड, पूरे मोहल्ले में। सोफी वांटेड टू कीप हर फैंटेसीज प्राइवेट, जबकि सोफी अपनी कहानी को प्राइवेट रखना चाहती थी। डिड सोफी एक्चुअली मीट डैनी कैसी,
क्या वास्तव में सोफी डैनी कैसी से मिली थी? नो, सोफी नेवर एक्चुअली मीट डैनी कैसी. शी imagined मीटिंग हिम एंड फेल्ट सैड व्हेन ही डिड नॉट कम. यहाँ तक कि जब वो नहीं आया उसका इंतज़ार उसने किया, जबकि लेकिन जब वो नहीं आया तो वो बड़ा निराश भी हुई थी. आगे बढ़ेंगे. वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाउंड वर्क आफ्टर स्कूल. कहाँ पर स्कूल के बाद वो दोनों लड़कियों का काम मिलेगा? सोफी एंड जानसी वुड मोस्ट लाइकली वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री. बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे. जानसी न्यू दैट दिस वॉज देयर रियलिटी. झांसी को अपनी वास्तविकता के बारे में पता था. झांसी उसकी जो मित्र थी उसे पता था कि उन्हें स्कूल के बाद क्या करना है. जबकि सोफी क्या है? ख्याली है ना, पुलाव बनाती थी. मीन्स मनगढ़ंत अपने बारे में वो सोच रही थी कि हम वो ऐसे करेगी वैसे करेगी, वो बुटीक खोलेगी, वो एक्ट्रेस बनेगी, वो डिजाइनर बनेगी. ऐसे सपने वो देखती रहती थी. ऐसे सपने प्रायः जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो दो देखते ही रहते हैं. गोइंग प्लेसेस नरेट्स, ये पार्ट ये आपका लॉन्ग आंसर है. ये जो गोइंग प्लेसेस है नरेट करता है सोफीज बिटर स्वीट. सोफी की बिटर स्वीट जर्नी, मतलब जो आ, तीखी भी है और मीठी भी है, मतलब खटमिठी जो उसकी यात्रा रही है उसके बारे में. एज ए टीनेज गर्ल, एक टीनेज गर्ल के रूप में उसकी जो खटमिठी यात्रा रही है. ड्रीमिंग, जिसमें वो सपने देखती है. इंडिपेंडेंस, कि वो स्वतंत्रता पूर्वक मतलब पूरी आज़ादी के साथ थ्रू ड्राइविंग ड्राइविंग करेगी, उसको कोई रोकेगा नहीं. डिस्पाइट हर फिजिकल डिसेबिलिटी, जबकि वह कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रही है. प्रिवेंटिंग हर फ्रॉम डूइंग सो, जो कि उसकी डिसेबिलिटी उसमें बाधा बनती है ना, उसके इन सपनों को पूरा करने में. सोफी ईगरली यहाँ पर इमेजिन करती, कल्पना करती है मीटिंग डैनी. किसके बारे में कल्पना करती है कि वो डैनी से मिलेगी. लोकल स्पोर्ट्समैन, जिसको जिसके बारे में वो फैंटेसी करती है, सपने देखती है. सी आइडलाइजेस, क्योंकि वो उसको पूजा करती है. बट ही नेवर अपीयर, दरअसल लेकिन वो आदमी वो जो है कभी उनसे मिल नहीं पाता. हर फैंटेसीज मोमेंटरली मास्क दी फ्रस्ट्रेशंस ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास. उसके जो सपने हैं वो ढक जाते हैं फ्रस्ट्रेशन से, कुंठा से, एक मिडिल क्लास फैमिली से की जो वास्तविक मतलब जो कुंठाएं होती हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, उन कुंठाओं से. एंड हैंडीकैप्ड कंडीशन, और एक विकलांगता की स्थिति. एक्सपोजिंग द हार्श गैप बिटवीन होप एंड रियलिटी, जो कि ये दास्ता बताती है कि वास्तविकता और जो है कल्पना में कितना बड़ा अंतर होता है. द स्टोरी पोइगनेंटली कैप्चर्स एडोलसेंट, ये जो कहानी है वो मार्मिक ढंग से कैप्चर करती है किशोरावस्था की जो एस्पिरेशंस हैं उनको. थ्रॉटेड बाय सोशल एंड पर्सनल लिमिटेशंस, जो कि होप दी जाती हैं सामाजिक और व्यक्तिगत बातें लिमिटेशंस के द्वारा. पोर्ट्रेइंग द इमोशनल टर्मोइल, जो कि पोर्ट्रे करती हैं किसको? भावनात्मक है ना विह्वलता को. एंड लोनलीनेस, और अकेलापन आप डिफरेंटली एबल्ड यूथ, जो डिफरेंटली अलग तरीके से जो एबल्ड लोग हैं. नेविगेटिंग ड्रीम्स विद इन रेस्ट्रिक्टिव का सर्कमस्टांसेस. थ्रू सोफीज एक्सपीरियंस द स्टोरी हाईलाइट्स ब्रॉडर सेंस ऑफ इश्यूज ऑफ डिसेबिलिटी. इस कहानी के माध्यम से ये क्या करता है? डिसेबिलिटी के बड़े परिप्रेक्ष्य को उठाया जाता है इस लेसन में. एस्पिरेशंस एंड सोसाइटल परसेप्शंस, जिसमें लोगों के एस्पिरेशंस अलग होते हैं और जबकि सामाजिक बाध्यताएं अलग होती हैं. परसेप्शन एंड इनकरेजिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए उस समझ को. ठीक है, ये दूसरा है द स्टोरी हाईलाइट्स. यदि आप इसको नहीं याद कर सकते हैं है ना, तो आप इतना तैयार कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. ये भी आपका उतना ही काम करेगा. ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन को पूछा किस हिसाब से गया है. वो टाइटल ओरिएंटेड है, थीम ओरिएंटेड है, या ठीक है कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको कहानी आंसर को आपको मोल्ड करना होगा. द स्टोरी हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, कहानी बताती डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सनस के बारे में. हु स्ट्रीम्स आर लिमिटेड बाय सोशल एंड फिजिकल बैरियर्स, जिसके सपने जो है दब जाते हैं सामाजिक बाध्यताओं की. सोफीज एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट, सोफी का जो एक्सपीरियंस वो रिफ्लेक्ट करता है थीम ऑफ एस्पिरेशन वर्सेस रियलिटी, है ना, सपने और वास्तविकता. लोनलीनेस एंड
सोसाइटल परसेप्शंस, अकेलापन और सामाजिक धारणाएं ऑफ डिसेबिलिटी को लेकर के। इट कॉल्स फॉर सिंपैथी, ये जो है पाठ क्या करता है, मांग करता है ना, आह्वान करता है सहानुभूति जगाने के लिए, अवेयरनेस अबाउट द चैलेंज फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड यूथ इन परसुइंग इंडिपेंडेंस एंड रिकग्निशन, जिसमें जो एक गरीब तबके के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, है ना, यूथ हैं, उनके प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए कि उस किस प्रकार से वो उनके सपने होते हैं और लोगों को उनके सपनों में साथ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत समय लगेगा। पोइट्री, पोइट्री में हमने बहुत ही डिटेल से समझाया है। माई मदर एट 66 इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए। कीपिंग क्वाइट भी हो चुकी है, इसको भी आप पढ़ लें, ठीक है। डिटेल में तीनों चीज़, आपके सेंट्रल आइडिया भी पढ़ाई गई है, सेंट्रल आइडिया भी है, आपका स्टांजा बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, बाकायदा करवाए गए हैं, उनको आप देख लीजिए। फ़िलहाल अभी के समय, इस समय के लिए ये सब कुछ करा पाना संभव नहीं हो पाएगा, बहुत समय लगेगा। और कीपिंग क्वाइट क्या है, पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई, इसको भी पढ़ाया जा चुका है कीपिंग क्वाइट। और जॉन कीट्स के द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा अ थिंग ऑफ अ थिंग ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। आप जाइए, आपको इसी पोइट्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेंगी तीन तीन कविताएं आपको पढ़ी मिल जाएंगी वहाँ पर। माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और यही तीनों कविताएं आपके लिए सफिशिएंट हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तीन शुरुआत की जो कविताएं हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो अभी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और फिलहाल बोर्ड के, प्री बोर्ड के बाद बोर्ड तक के लिए आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिलहाल आप दोबारा इसको, वही चीज़ है, आप रिवाइज कर लीजिए। इसमें अपनी कहानी क्या है कि जो कवयित्री है ना, कमला दास, वो अपनी माँ की दुर्दशा को देखती हैं कि वो बहुत वृद्ध हो चुकी हैं, और किस प्रकार से जब कार में बैठ कर के वो जा रही होती हैं, कहाँ पर वो कोच्चि एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं, तो उनकी माँ पर नज़र जाती है, तो देखती हैं कि उनकी माँ बहुत ही वृद्ध हो चुकी हैं, जिससे उनको बड़ा पेन फील होता है, दर्द महसूस होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी माँ जो है कहीं ना कहीं अपने अंत की ओर हैं। तो ये कविता दर्शाती है किस प्रकार से अपने एक बेटी को अपनी माँ के प्रति लगाव होता है, उससे कितना अटैच होती है, उसके बारे में ऐसा कुछ सोच करके ही वो लड़की जो है क्या है, परेशान हो जाती है, ठीक है। बाकायदा ये पूरी आपको कविता डिटेल से पढ़ाई गई है। दूसरी कविता आपकी है कीपिंग क्वाइट, इसमें कवि क्या करता है, आह्वान करता है शांत रहने के लिए, और वो बताता है कि हमारे जीवन में शांत रहना, कीपिंग क्वाइट कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। कीपिंग क्वाइट कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें अवसर देता है कि हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। इंट्रोस्पेक्शन मतलब चिंतन मनन कर सकें कि जीवन में हमारे क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम पैदा किस लिए हुए हैं, ठीक है। और एक प्रकार से जब सबके सब दुनिया में एक साथ में सब शांत हो जाएंगे कुछ समय के लिए, तो इससे क्या होगा, पूरे समाज में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। कहीं पर भी अशांति नहीं होगी, कहीं पर भी हिंसा नहीं होगी, ठीक है। तो इसके सारे आपको स्टांजा भी करवाए जा चुके हैं, है ना, स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए जा चुके हैं, सेंट्रल आइडिया भी हो चुकी है। और उसके बाद आपकी आती है तीसरी कविता, जो कि रोमांटिक एज के जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जॉन कीट्स,
उनके द्वारा लिखित कविता है ना। तो उसको भी पढ़ाया जा चुका है। आप इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको भी आप रिवाइज करके फास्ट मोड में दे, है ना, क्या कर सकते हैं, स्पीड में आप उसको देख सकते हैं। आपको सेंट्रल आइडिया भी प्रोवाइड करवाई गई है, आपको स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, पूरी तरीके से स्टांजा पूरी कविता को एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इन 3 कविताओं से आगे। वैसे कोई मतलब नहीं है, यदि आपने पढ़ा होगा तो रिकॉल करने के लिए मैं हिंट दे दे रहा हूँ किस तरीके से। वैसे आप 3 ही ये कविताएं पढ़िए फिलहाल। आप कहीं से भी हों, यदि आप प्री बोर्ड में बैठ रहे हैं, आप होम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो आपके लिए बस ये 3 कविताएं इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, और ये जो आपकी कविता है, चौथी कविता, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई अ रोड साइड स्टैंड। यदि आप तैयार करना चाहते हैं तैयार कर लें, लेकिन समय पे बहुत ज़्यादा व्यर्थ ना करें। यदि आपने पढ़ा है तो ठीक है, हम इसको आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। दरअसल ये जो कविता की शुरुआत होती है कि एक रोड साइड स्टैंड बना हुआ है, और इसमें जो स्टैंड है वहाँ पर जो एक, मतलब एक घर बना हुआ है, घर के, ये मान लेते हैं घर है, और ये पुराना घर है, टूटा फूटा घर है। इधर से सड़क जा रही है, तो इधर से ही घर के इन सदस्यों ने क्या किया है, एक और टीन सेट छोड़ लिया है, छप्पर इधर बढ़ा लिया है सड़क की तरफ, क्योंकि इनको उम्मीद है कि यहाँ पर हम अपने खेत से या इधर उधर से कहीं से जो है ढूंढ करके कुछ सब्जियाँ लाएंगे, कुछ फल ले आएंगे, है ना, भले वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के ना हो, लेकिन यहाँ पर जो हम स्टॉल लगा करके रखेंगे, बेचेंगे, तो इन सड़क पर निकलने वाले जो अमीर लोग हैं, जिनके पास खूब पैसा है, वो क्या करेंगे, ठहरेंगे और रुकेंगे और उनसे कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि वहाँ पर जो लोग रुकते हैं, अमीर लोग, वो इनकी उन टूटी-फूटी झोपड़ी की तरफ उनकी नज़र नहीं होती है। ये तो कुछ अलग ही सोच रहे होते हैं। पहली बात, ये रुकते नहीं हैं, लेकिन रुकना इनको कब पड़ जाता है, जब मान लेते हैं इनकी गाड़ी ख़राब हो गई, या इनको अ, अपने वाहन में जो है फ्यूल भरवाना है या रास्ता पूछना है, तब रुकते हैं। तो वहाँ पर इस झोपड़ी के बारे में सोचते हैं कि यदि ये झोपड़ी ना होती या यहाँ पर, है ना, तो यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा दिखाई देता है। मतलब इनसे इनकी कोई संवेदनाएं नहीं है। यहाँ से निकलने वाले अमीर लोगों की कोई भी संवेदनाएं इन गरीब लोगों से नहीं है, बल्कि ये तो ये सोच रहे हैं कि यदि यहाँ पर ये झोपड़ी ही ना होती, राइट, तो यहाँ का दृश्य बड़ा ही अच्छा होता, यहाँ पर फोटोग्राफी करने में आनंद आता, राइट, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो धारणा है, सोच है, अब गरीब क्या करता है, वो अपेक्षा करता है अमीर से कि वो उसकी कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद करेगा उसके जीविकोपार्जन में। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि विपरीत ही होता है उसके। उन लोगों को बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है इन अमीरों के द्वारा। ठीक है, तो इस दुर्भाग्य की ओर कभी जो है संकेत करता है, और कहीं न कहीं बड़ा ही निराश है ना? और वो चाहता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जितने समर्थ लोग हैं, वो कुछ न कुछ इन अब गरीबों के लिए करें। यदि डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनसे कुछ खरीद लें, उनसे कुछ सेवाएँ लें, ताकि उन सेवाओं के बदले में कुछ उनको कैश मिलेगा। ठीक है? जिससे कि उनका भी अपना परिवार चल सकेगा। ऐसी कहानी कही गई। आप इसको तैयार कर लीजिए। अगली कविता है आपकी ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। उसमें अ, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स जो है, ठीक है, ये 2 कविताएं रह गई हैं, अभी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। थोड़ा सा जल्दबाजी में इनको हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं अभी। तो ऑन जेनिफर्स टाइगर्स में क्या है, कहानी बताई गई है कि जो ऑन जेनिफर, मान लेते हैं ये कवियत्री है ना,
और कवित्री की आंट का नाम क्या है? जेनिफर। तो जेनिफर एक शादीशुदा महिला हैं और वो एक कपड़े पर बुनाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बुनाई। कपड़े पर जो बुनाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई। और कढ़ाई में वो क्या बना रही हैं? वो बना रही हैं टाइगर्स। कैसे टाइगर्स? बिल्कुल फियरलेस टाइगर्स, जो कि बिल्कुल किसी से डरते नहीं हैं। यहाँ पर ये एक सांकेतिक है ना कविता है। जैसे ये टाइगर्स हैं, बिल्कुल आप बेखौफ होकर के जंगल में टहल रहे हैं, लेकिन जो आंट जेनिफर हैं, इनके हाथों में देखिए वो डर दिखाई देता है। वो बस अपना ही शौक इनका तो है कि वो कुछ बनाना चाहती हैं। वो कुछ अलग कला जो है, वो कला में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं। ऊपर कढ़ाई बुनाई, है ना, सिलाई, कुछ भी कर सकती हैं, करना चाहती हैं, लेकिन इनको अपने पति से डर है, क्योंकि वो कहीं आ जाएंगे और देख लेंगे ऐसा कुछ कढ़ाई बुनाई करते हुए, तो वो क्या करेंगे? इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, इन्हें परेशान करेंगे, इन्हें टॉर्चर करेंगे, इन्हें पनिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कवित्री दिखाने का प्रयास कर रही कि देखो इस पितृसत्तात्मक समाज में किस प्रकार से एक महिला पुरुष के द्वारा सताई जाती है अनावश्यक रूप से, जहाँ पर उसको ऐसा करने की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक। तो उसके और वो बताती हैं कि उसके हाथ में जो फिंगर है, वो अंगूठी है, रिंग है, वो शादी का एक क्या है? एक टोकन है, मतलब एक दिखाता है कि शादी में पहनाई गई एक रिंग है। राइट। जो कि एक साबित करता है कि एक शादीशुदा है, महिला है। लेकिन साथ में यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक फियरलेस टाइगर की हैं, जिनको जिनको किसी से कोई डर नहीं है, अपनी स्वतंत्र जीवन जीते हैं। और यहाँ पर कविता दिखा रही कि एक एक महिला है जो कि पितृसत्तात्मक समाज का शिकार है, जिसमें पति क्या करता है? अपनी पत्नी को इस तरीके से टॉर्चर करता है अनावश्यक, अपने पागलपन, अपने विमिस्कल नेचर की वजह से, जिसमें उसको लगता है कि जीने का, स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ किसको होता है? पुरुष को होता है, महिलाओं को नहीं होता है। इस संबंध में कहानी गई आर्ट जेनिफर टाइगर्स। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, कविता है। हम इसको नेक्स्ट, है ना, कुछ ही दिनों में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको रिवाइज करवा दिया गया, यदि आपने इसको पहले से पढ़ रखा है तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो इसके पहले जो 3 कविताएं हैं उतनी काफ़ी हैं, टाइम वेस्ट ना करें अनावश्यक। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपकी सप्लीमेंट्री की तरफ। सप्लीमेंट्री में थर्ड लेवल आपका है। आपने बहुत पढ़ा होगा, ये चार्ली की कहानी है, जिसमें वो एक शिकार होता है किसका? अपने काल्पनिक दुनिया का। वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर देख सुनता है, सोच लेता है कि वो एक थर्ड लेवल में पहुंचा है। थर्ड लेवल मतलब वास्तव में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन 2 मंजिला बना हुआ था, लेकिन ये सोच लेता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया, जबकि थर्ड लेवल वास्तव में कहीं पर नहीं होता है। इसके भी शॉर्ट आंसर्स करवाए गए हैं, आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है। और डिटेल से इसको अलग अलग चैप्टर्स ये पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल आप इनको देख लें। जो कहानी बताई गई, जो चार्ली है, वो चार्ली वास्तव में किसका शिकार है? कल्पना का शिकार है। वो 30 ईयर ओल्ड है। ही डिस्कवर्स द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ये मिस्टीरियस प्लेटफॉर्म है ना। आप इसका ये आंसर, लॉन्ग आंसर है, तैयार कर सकते हैं। द थर्ड लेवल इज़ अबाउट चार्ली, है ना। चार्ली के विषय में कहानी है। अ 30 ईयर ओल्ड मैन, ये 30 ईयर ओल्ड है, न्यूयॉर्क मिस्टीरियस थर्ड ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को डिस्कवर करता है। ठीक। आप इनको देख लें। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फियर। जो आधुनिक संसार है वो किससे भरा हुआ है? फुल ऑफ फियर है, वार है, इनसिक्योरिटी है, मेकिंग द लाइफ डिफ़िकल्ट। मतलब आज के कम्पिटिटिव एज में जो है यूथ हमारा, वो जूझ रहा है का इनसिक्योरिटी फील कर रहा है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको कहीं ना कहीं जॉब पे चैलेंज है ना, जॉब खोने का, जॉब पाने की टेंशन है, और बहुत सारे क्लेश हैं। तो उस स्थिति में आदमी क्या है? एक स्केपिस्ट हो चुका है, एक पलायनवादी हो चुका है। वास्तविकता उसको कड़वी लग रही है, इसलिए वो एक अपनी ही सेल्फ मेड वर्ल्ड में क्या करता है? ट्रैवल करता रहता है। तो यहाँ पर चार्ली कुछ इसी प्रकार का एक
प्रतीकात्मक या रिप्रेजेंटेटिव है आज के आधुनिक युग का। वो दरअसल एक कल्पना में इमेजिन करता है कि थर्ड लेवल पर गया है। मीन्स वो एक अपनी सेल्फ मेड दुनिया में रहना चाहता है जहाँ पर कोई कंपटीशन ना हो। तो ये पलायनवादी कविता का को दर्शाती है। मतलब ये पलायनवादी जो है चैप्टर है, दिखाता है कि किस तरीके से आज का आधुनिक युग में जो यूथ है वो पलायनवाद का शिकार हो चुका है। ठीक है, पढ़ लीजिए। आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं कब से कम समय में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो चैप्टर आपका है टाइगर किंग। टाइगर किंग में एक न्यूली बॉर्न जो है बच्चा होता है, राजकुमार होता है, जो कि 10 दिन का ही जब होता है तो उसके बारे में क्या किया जाता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि उसकी मृत्यु भविष्य में जो है टाइगर के ही द्वारा होती है। तो 10 दिन का ही बच्चा जब होता है तो वो बोल पड़ता है वहाँ पर, और उनसे कहता है, प्रेडिक्टर्स से कहता है, भविष्यवक्ताओं कर्ताओं से कहता है वहाँ पर कि अब खैर नहीं रहेगी किसकी, टाइगर्स की। तो इससे वहाँ पर उपस्थित लोग जो है वो अवाक रह जाते हैं कि भाई ये क्या है, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। जब वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, ठान लेता है कि अब वो किसी न किसी प्रकार से हैंडेड टाइगर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा था, कंफर्म किया था कि उसकी मृत्यु जो है सवे टाइगर से होगी। तो राजा ने तभी से ही डिसाइड कर लिया था कि वो टाइगर्स को ही नहीं रखेगा, मार देगा। तो उसने सोचा था कि सब टाइगर को मारेगा जब वो सिंहासन पर बैठता है। उसने शुरू कर दिया मारना, एक एक करके। वह पहले 70 टाइगर्स मारता है अपने राज्य में, तो उसके राज्य के टाइगर समाप्त हो जाते हैं। तो फिर वो शादी करता है एक ऐसे राज्य से जहाँ पर उसको 29 मतलब जो है टाइगर और मिल जाते हैं अपने ससुराल में, है ना। उनको वो ख़त्म कर देता है, लेकिन एक शेष रह जाता है जिसको वह एक सर्कस से है ना, उसके लिए मंगवाया जाता है। उसका दीवान लेकर के आता है, जिसको राजा शूट करता है, लेकिन वो गोली क्या है, मिस कर जाती है, नहीं लगती है। लेकिन राजा को लगता है कि उसने सभी टाइगर को मार दिया है। बाद में वो अपने आ, बच्चे के बर्थडे पर जो है तो क्या करता है, एक टाइगर खिलौना लेकर के मार्केट से आता है, और जिसमें एक स्क्रैप लगी होती है उसके हाथ में लग जाती है, जिससे उसका घाव होता है, घाव फैटल हो जाता है, उसकी जान चली जाती है। इस तरीके से कहानी ख़त्म होती है, और जिसमें बताया जाता है कि अंत में राजा की जो मृत्यु होती है वह किसी न किसी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो टाइगर के ही द्वारा होती है, भले ही वो लकड़ी का ही टाइगर हो। ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। आज जर्नी टू द एंड, ये प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए, सब के लिए। इसमें तिसानी दोषी क्या करती हैं, अंटार्कटिका जाती हैं। अंटार्कटिका सबसे कोल्डेस्ट और विंडिएस्ट, है ना, और सबसे दूर का जो है माना जाता है कॉन्टिनेंट। और वहाँ पर जब पहुँचती है तो वहाँ की जो सुंदरता है, जो देखती हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो वह धरती के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में सोचने लगती हैं। सोच करके बड़ा चिंतित होती हैं कि आज की जो स्थिति है दुनिया की, बहुत ही दयनीय है। इसमें बहुत ही सजग होने की ज़रूरत है, सबको आगे आने की ज़रूरत है, तभी हम धरती को बचा सकते हैं। आज की जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है, जिसमें वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, ओजोन जो लेयर है वो भी डिप्लीट हो रही है। तो इन सबको यदि बैलेंस करना है तो अंटार्कटिका जा कर के, अंटार्कटिका की बर्फ़ की परतों में छिपे हुए जो रहस्य हैं, है ना, उनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि एक दीर्घकालिक निष्कर्ष निकाला जा सके, सॉल्यूशन निकाला जा सके, और धरती को बचाया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ में मानवता को, है ना, बचाया जा सके। ये भी आपका चौथा चैप्टर है, एनिमी। इसमें ये कहानी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से जुड़ी हुई है। द एनिमी नाम है इसका। इसमें डॉक्टर सडाओ होता है, सडाओ हो की नाम होता है। ये जापान जाता है, जापान जा कर के वहाँ पर पढ़ाई करता है सर्जन की, और वहाँ पर वो एक जापानी लड़की से मिलता है और उससे शादी कर लेता है, और अपने देश में वापस आ कर के जापान में बस जाता है। और फिर वहाँ पर वो क्या करता है, बसने के बाद डॉक्टरी की जो है प्रैक्टिस शुरू करता है, और धीरे धीरे वो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर वहाँ पर हो जाता है। कुछ दिन के बाद उसको जो है एक सैनिक मिलता है, अमेरिकन सैनिक। दरअसल जापान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं।
तो अमेरिका का एक सैनिक इसको का सामना होता है इसका, है ना। और वो जो सैनिक था वो उंडेड था, उसको गोली लग चुकी थी, बहुत घायल था, मरणोपस्थित था वो। लेकिन ये डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर का धर्म अपनाते हुए उसने दुश्मन देश के उस सैनिक की भी रक्षा की, उसकी जान बचाई, उसकी जो है बुलेट को उसने ऑपरेट करके निकाला। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक इनमें पहले तो उन्होंने सोचा था कि इसको क्या करेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, सेना के हवाले कर देंगे और इसको समाप्त कर देंगे। लेकिन बाद में इन्होंने फैसला लिया कि उसको वो निकाल देंगे वहाँ से, देश से बचा करके निकालेंगे ताकि उसकी जान बच सके। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको पता है, उसको लगता था कि कहीं ना कहीं अ, हम एक दूसरे के देश के, अलग अलग देशों के नागरिक हैं, एक दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन मानवता भी कुछ नाम चीज़ होती है। तो मानवता के हिसाब से उन्होंने वहाँ पर उसको बाहर निकलने में मदद की थी। ठीक है, अगला है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट ये क्या है? ये एक डेरी नाम के लड़के की कहानी है, जो कि जिसका चेहरा जल जाता है एसिड के गिरने से, लेकिन उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स फील करता है, मीन्स उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो बड़ा ही लो कॉन्फिडेंट महसूस करता है, लोगों के सामने अपने आप को लाने में हिचकिचाता है, क्योंकि लोग उसका मजाक बनाते हैं उसके जले हुए चेहरे की वजह से। इसलिए वो अपने आप को छिपाने के लिए उसने सोचा है कि वो जा कर के किसी किसी एक ऐसी जगह पर रहेगा जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, इंसान का कोई आना जाना नहीं है। इस उद्देश्य से वो एक बाग में जाता है और वहाँ पर जैसे ही बिना उस बाग के मालिक के परमिशन की वहाँ पर वो रुकने का प्रयास करता है। लेकिन लेकिन जो है वहाँ पर जो देखता है कि पहले से कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को देख करके ये डर जाता है, वो वापस भागने लगता है। लेकिन वहाँ के उस मालिक ने इसको रोक लिया और पूछा कि तुम भाग क्यों रहे? तो इसने पूरी हकीकत बताई। तो फिर उस आदमी ने इनको समझाया, जिसका नाम क्या था, मिस्टर लैम था। उसने समझाया कि देखो उसका भी पैर क्या है, एक टिन का बना हुआ है, क्योंकि वो जो उसका असली पैर था वह किसी दुर्घटना में चला गया था। इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, उसका भी मजाक बनाते हैं। लेकिन वो तुम्हारी तरह से जो है वो भागता नहीं फिरता है, बल्कि आराम से अपना जीवन जी रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, आप इन पे छोटे छोटे आंसर्स हैं, इनको पढ़ लेंगे तो ज़रूर इनका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये आपके हैं, है ना। जो व्हाट इज़ दैट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम टुवर्ड्स द स्मॉल बॉय, जो मिस्टर लैम थे उनका एटीट्यूड उस छोटे से लड़के की तरफ कैसा था? दरअसल वो काइंड हृदय के थे, जेंटल थे, फ्रेंडली थे टुवर्ड्स टेरी। उन्होंने उसकी मदद की और कंसोल किया बच्चे को, मोटिवेट हिज ओवरकम हिज पिटी। और उन्होंने उसको मोटिवेट किया कि उसको किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्फिडेंटली समाज में रहने का उसका भी अधिकार है। लोगों से डर करके उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि सामना करने से सॉल्यूशन मिलेगा। उसको चाहिए कि बिना किसी की परवाह के क्या करें, वो जिए। ठीक है, इस तरीके से उसने मोटिवेट किया, जिससे कि उनका उसका जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आया। और ऐसा करते समय उन्होंने क्या किया, मिस्टर लैम ने कई उदाहरण दिए थे कि देखो किस प्रकार से इन सारी कमियों की वजह के बावजूद भी लोगों ने जीना जारी रखा। लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन कभी किसी ने, है ना, किसी की वजह से जीना बंद नहीं कर दिया। आप पढ़ सकते हैं इनको, लॉन्ग आंसर है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें दो महिलाएं हैं और उन महिलाओं के साथ जो है कहीं ना कहीं भेदभाव के वो शिकार होती हैं, है ना, जाति और नस्ल के आधार पर, है ना। इसमें दिखाया गया है जो उनकी मेमोरीज रही हैं, उनकी बचपन की मेमोरीज रही हैं, बहुत ही बिटर रही हैं, हास रही हैं, जिसकी वजह से, और वो कास्ट और क्रीड के नाम पर उनसे, है ना, उनके साथ भेदभाव किया गया। जो पहली बामा राइटर हैं, पहली राइटर हैं, वो अपने बालों के विषय में बताती हैं कि जब स्कूल में बचपन में वो स्कूल में जाती थी तो उनको उनके बाल को, उनके लंबे बालों को काट दिया गया था, जो कि उनकी एक कल्चर की पहचान थी। इससे वो उनकी आत्मा को बहुत आघात लगा था, ऐसा लग रहा था कि वो उनकी जान निकाल दी गई हो, इस तरीके से। और जो दूसरी राइटर हैं, है ना, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही
जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था, उनको पहली बार एहसास हुआ कि जो है समाज में किस प्रकार से लोग जाति के आधार पर एक दूसरे को अनटचेबिलिटी का शिकार वो हुई थी कि हाँ किस तरीके से लोग जो है इग्नोर करते हैं इसी समाज में, ठीक है। जाति के आधार पे मतलब जेनेटिकली मानते हैं कि हाँ कौन छूने लायक है, कौन छूने लायक नहीं है, ऐसी कहानी है इसमें, ठीक है। आप इनको कोशिश की गई है ताकि आप रिकॉल कर सकें, कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये कोशिश हमारी है ना लाभ पहुंचाएगी, ठीक है। फिलहाल हम आगे क्या करेंगे, ये तो आप लोगों के डिमांड के हिसाब से जो है कोशिश की गई है कम से कम समय में उपलब्ध कराने के लिए, है ना। लेकिन आगे की जो रेगुलर क्लासेस हैं वो है ना प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिकली मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही।